Hey guys, my name is Shivam. I'm here with a new video. So, आज हम जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक ना तो साइंस का होगा और ना ही वो टॉपिक किसी भी 12th क्लास के बच्चों के लिए होगा। आज का जो टॉपिक होगा वो पहली वीडियो होगी 11th क्लास के स्टूडेंट के, आर्ट्स के वो बच्चे जो पॉलिटिकल साइंस यानी लोकतंत्र के विषय, राजनीतिक सिद्धांत के विषय को पढ़ते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो 11th क्लास की CBSE के अकॉर्डिंग जो राजनीतिक विज्ञान की पहली बुक, उसका पहला चैप्टर होगा जिसका नाम होगा संविधान क्यों और कैसे। आज हम पहले बेसिक थोड़ी सी नॉलेज लेंगे कि संविधान होता क्या है, संविधान किन देशों में होता है और संविधान क्यों ज़रूरी होता है, संविधान किस लिए और क्या काम करता है। तो बेसिकली सबसे पहले माय नेम इज़ शिवम और आई एम हेयर विद अ न्यू वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट द वेस्ट ऑफ द टाइम। सबसे पहले जैसे कि आपको सबको पता ही है और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हम एक लोकतंत्र देश में रहते हैं। एक लोकतंत्र देश, सबसे पहले तो दिमाग में सवाल उठता है कि एक लोकतंत्र देश होता क्या है। तो एक लोकतंत्र देश उसे कहते हैं जहाँ पर सत्ता, जो सरकार होती है वो जनता द्वारा चुनी जाती है, चुनाव द्वारा। कई ऐसे देश थे और प्राचीन समय में हमने देखा था कि ज़्यादातर समाज में जो शासन होता था वो राजा करता था और राजा को कोई जनता यानी प्रजा नहीं चुनती थी। लेकिन लोकतंत्र देश एक ऐसा देश होता है जहाँ पर लोकतंत्र में लोग यानी जनता और तंत्र यानी शासन यानी डेमोक्रेसी बोलते हैं इंग्लिश में। पहले के टाइम पे राजतंत्र होता था, राज यानी राजा और तंत्र मीन्स शासन। तो आज सबको पता है हमारे देश में 18 साल, ये पहले उम्र 21 साल थी बट बाद में से चेंज करके 18 साल कर दिया गया। माना जाता है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि 18 साल का व्यक्ति इतना मैच्योर होता है कि वो समझ सकता है कि वो किसको वोट देना चाहता है और उसका वोट कहाँ जाना चाहता है। तो इसीलिए हमारे देश में जो वयस्क व्यक्ति कहलाता है, अडल्ट जिसे हम कहते हैं, वो 18 साल की एज कहलाती है और उसके अकॉर्डिंग ही कोई भी व्यक्ति समाज में अपना रोल प्ले करता है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाता है देश को, यानी एक ऐसी सरकार चुनता है जहाँ पर उस सरकार पर पूरा नियंत्रण उस देश की जनता का होता है और ऐसे ही शासन को हम लोकतंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पता ही है, जिन बच्चों ने आर्ट्स के विषय लिए हुए हैं उनका सबसे बड़ा सामना यही होगा कि लोकतंत्र होता क्या है और भारत में लोकतंत्र कब आया। तो जैसे कि सबको पता ही है कि भारत देश काफ़ी टाइम तक जो लास्ट शासक माने जाते हैं वो मुग़ल एम्पायर माने जाते हैं, जिसके लास्ट शासक के तौर पर देखा भी जाता है। जब समय बीता तो मुग़ल शासकों का खात्मा होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहीं ना कहीं भारत में आने के बाद भारत पर अपनी पकड़ बना ली और माना जाता है 200 से 250 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पकड़ बनाई रखी। और इसी दौरान कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारत पिछड़ता गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बड़े बड़े गवर्नर थे या बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग थे, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चरमरा दिया। यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, यहाँ पर जो फार्मर्स थे या फिर पीजेंट्स थे उनसे हैवी टैक्स लिया गया, जिससे कमर टूट गई यहाँ के लोगों की। देखते ही देखते कुछ सालों बाद कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने दो विचारधाराओं से देश को आज़ादी दिलाई। एक वो आइडियोलॉजी के लोग थे जो देश में चाहते थे कि शांति से बात से ब्रिटिश भारत को आज़ाद कर दे और भारत को फ्रीडम मिल जाए। ये गांधीवादी विचारधारा थी जो अहिंसा पर बल देती थी। जो दूसरी विचारधारा के थे वो मंगल पांडे, भगत सिंह जैसे देश आज़ादी या हम बोल सकते हैं कर्मवीर लोग थे। हालांकि बात वो अलग बात है, इनकी मदद से वैसे तो बेसिक माना जाता है कि गांधी जी के द्वारा जो पॉलिसीज़ चलाई गई, जो आंदोलन चलाए गए, सबसे पहले गांधी जी 1915 में भारत आए और यहाँ से उन्होंने सबसे पहले बिहार के चंपारण ज़िले में नील की खेती के विरोध आंदोलन किया। ये बात अलग थी और वो आने के बाद उन्होंने देश में कई सारे काम किए, कई आंदोलन किए। फिर वो गुजरात के खेड़ा में गए जहाँ पर प्लेग के कारण फसलें तबाह हुई। बाद में एक समय वो भी आया जब बहुत ही ज़्यादा समस्या बढ़ गई थी और ऐसे चलते चलते भारत छोड़ो आंदोलन किया और भारत को आज़ादी मिली। वो साल था साल 1947।
लेकिन इस समय एक प्रॉब्लम थी कि पाकिस्तान नाम का, जो पाकिस्तान के उस समय के हम बोल सकते हैं प्रमुख लीडर थे, जो जिन्ना के नाम से भी जाने जाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने भारत और पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर दी। भारत से एक पाकिस्तान नाम का देश बनाने की बात करी और ना चाहकर भारत के 2 टुकड़े हो गए। 14 अगस्त 1947 को भारत अलग हो गया, भारत से पाकिस्तान अलग हो गया और एक नया देश बना और हमारे देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947। यह दावा जो था, ये अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद करने से पहले 3 कंडीशन रखी थी। पहली कंडीशन ये थी कि भारत में जितने भी रजवाड़े थे वो भारत में ना रहना चाहे तो भारत सरकार उस पर बाध्य नहीं होगी। दूसरा, अगर कोई भी देश या पाकिस्तान नाम का एक दूसरा राष्ट्र बनेगा ही बनेगा। और तीसरी कंडीशन ये थी कि जब तक भारत का खुद का एक संविधान ना होगा तब तक भारत को ब्रिटेन के संविधान से अपने देश के नियमों को चलाना पड़ेगा। तो इन नियमों के साथ भारत को आज़ादी मिली गई और वो साल था 15 अगस्त 1947। उस समय ना तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत थी, ना भारत के पास एजुकेशन थी और ना ही भारत के लोगों के पास किसी भी प्रकार की फैसिलिटीज़ थी। और भारत के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो लगभग 15 से 16 साल एज अ प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने सर्विस दी भारत को। और उन्होंने इसी के साथ लाल किले से अपना पहला भाषण दिया और इस भाषण को बोला गया ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो कहीं ना कहीं इससे हमारे देश को आज़ादी मिली और हमारा देश आगे बढ़ने की राह पर निकला। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हमारे पास अपना संविधान होना चाहिए था और अपना संविधान, ये एक सबसे बड़ी चुनौती को पार करने के लिए भारत के बड़े बड़े नेता, कुछ 90 प्लस ऐसे कुछ लोग थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, जिन्होंने मदद की भारत के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ये लोग, इन सब लोगों ने इकट्ठे होकर एकजुट हुए और कहीं ना कहीं 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद ये देश कहीं ना कहीं अपने आप को आज़ाद करवाने में और संविधान बनाने में सफल रहे। और भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। अब हम बात करते हैं कि संविधान होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि संविधान व सिद्धांत, मतलब संविधान उन सिद्धांतों के समूह को कहते हैं जिसके द्वारा देश का शासन चलाया जाता है। सबको पता है कि संविधान में कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ कर्तव्य दिए होते हैं, जो संविधान यानी भारत के संविधान में भी ऐसे ही कुछ नियम, कानून और सिद्धांत दिए हुए हैं। और यही नियम वो नियम होते हैं जिससे किसी देश का शासन चलाया जाता है या किसी शासन की बागडोर को चलाया जाता है। सरकार को देश चुनता है, यानी देश के लोकतंत्र देश में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और उस जनता द्वारा चुने गए लोग संविधान के अंदर जो नियम होते हैं उनके तहत लोगों से क्या करवाते हैं, कानून के तहत। यानी सरकार को चुना ही इस मकसद से जाता है कि वो संविधान में जो निहित जितने भी अधिकार हैं या जितने भी कर्तव्य हैं वो लोगों तक पहुंचा सके और इसी तरह देश को आगे चला सके। तो ऐसे ही कुछ भारतीय संविधान के साथ हुआ, जो अगर हम बात करें, वैसे भारतीय संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद बन गया। लेकिन ये साल जब ये संविधान भारत का बनकर तैयार हुआ, वो टाइम जो था उसका जो मतलब साल था वो आपका 26 नवंबर 1949 था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तो तैयार हुआ बट लागू नहीं किया गया। ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950, जिसे हम रिपब्लिकन डे भी बोलते हैं या गणतंत्र दिवस भी बोलते हैं, इस दिन पर इस संविधान को लागू किया गया और भारत का अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। और ब्रिटिश के संविधान या ब्रिटेन के नियम के अनुसार जितने भी कानून थे उनको हटाकर अब भारतीय कानूनों के तहत भारत के लोगों को आगे बढ़ने के लिए अवसर दिए गए। तो इससे हमारे को पता लगा कि भारतीय संविधान होता क्या है। तो संविधान सबको पता क्या होगा कि संविधान एक दस्तावेज है, कानूनी दस्तावेज होता है जहाँ पर उस देश के नियम कानून होते हैं कि उस देश में कौन से नियम के तहत क्या काम होगा और कैसे काम आगे बढ़ेगा। तो ऐसे ही कुछ भारतीय संविधान के साथ भी हुआ, जो कि 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950, जैसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन वो लागू करा गया। अब हम बात करते हैं संविधान क्यों होना चाहिए। तो संविधान की आवश्यकता क्या होती है। तो बेसिकली संविधान की आवश्यकता की हम बात करें तो कोई भी देश का संविधान जो होता है वो अपने देश के लोगों को एकता में बांध के रखता है।
चाहे किसी भी, जैसे भारत में डाइवर्सिटी है, भारत एक डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, यानी भारत में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न समुदाय रहते हैं और हम सेकुलरिज्म को अपनाते हैं। सेकुलर है क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष मीन्स हमको सबको अपने धर्म अपनाने की आज़ादी होती है भारत में। तो यहाँ पर भारत पूरी तरह से अपने देश के अकॉर्डिंग हमारे संविधान में कानून और नियमों को बनाया गया है जिससे किसी भी व्यक्ति को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि भारतीय संविधान की आवश्यकता, तो भारतीय संविधान की आवश्यकता का पहला कारण ये है कि संविधान जो था भारत की एकता को बनाने के लिए ज़रूरी था। दूसरा जो था वो हर एक नागरिक को विकास करने के लिए एक मूलभूत फंडामेंटल उनको राइट्स देने थे जो कि सरकार चाहती थी सबको उनकी स्टेटस के हिसाब से ना देकर सबको बराबर के हिसाब से अधिकार दिए जाए। तो अधिकार देने के लिए मूलभूत अधिकार ताकि वो अपना विकास कर सके, इसलिए भी संविधान बनाना बहुत ज़रूरी था भारत के सामने। तीसरी जो आवश्यकता थी भारतीय संविधान की वो इसलिए थी, भारत में सांस्कृतिक संप्रभुता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान का बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। चौथा कारण ये था कि देश में नागरिकों की सुरक्षा, ठीक है ना, रक्षा करने के लिए संविधान, क्योंकि संविधान के द्वारा ही नियम कानूनों के तहत लोगों को सुरक्षा दी जा सकती थी और ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो एक कारण ये भी था और ये एक आवश्यकता थी जिसके कारण भारतीय संविधान की नीड और ज़रूरत पड़ी। पांचवा कारण जो आवश्यकता थी भारत की जिससे भारतीय संविधान चाहिए ही चाहिए था वो था आपका देश में भाईचारे को बढ़ाना, क्योंकि भारत एक ऐसा सेकुलर देश था जहाँ पर धर्म बहुत सारे लोग थे और यहाँ पर डाइवर्सिटी भी बहुत सारी थी, यानी विभिन्न लोग थे, विभिन्न विचारधाराएं थी, उन सबको एक सूत्र में बांध के रखने के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी और इसी वजह से भारत के भाईचारे को बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान की ज़रूरत थी। छठा कारण ये था इसकी ज़रूरत का कि सभी लोगों को बराबर के सम्मान और प्रतिष्ठा देना, और ये केवल तभी संभव हो पाता जब भारत के पास खुद का संविधान होता और इसीलिए भारतीय संविधान को बनाने की आवश्यकता पड़ी। और सातवां कारण ये था कि सभी के लिए एक समान कानून हो। सबको पता है राजतंत्र में ऐसा नहीं होता, इसीलिए भारतीय लोगों ने आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों से एक राजतंत्र ना अपनाकर एक लोकतंत्र, एक डेमोक्रेसी कंट्री को अपनाया, जिसका सबसे बड़ा कारण ये था कि सभी व्यक्तियों को बराबर के अधिकार मिले। तो अभी जो हमने पढ़ा अभी तक, ये आज का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 11th क्लास के उन बच्चों के लिए जिनके पास राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस विषय है। इस चैप्टर को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, पार्ट टू पार्ट में इसकी वीडियो बनेगी, ये पार्ट फर्स्ट होगा। और कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।